नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही के समय पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है और महाकुंभ के आयोजन में जिस तरह से आप लोगों ने लोगों को बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हुए देखा, देश की लगभग एक तिहाई आबादी ने जहां डुबकी लगा ली हो, लगभग 40% आबादी तो डुबकी लगा ही चुकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि इतनी बड़ी आबादी जब गई, तो उसने स्टे भी कहीं किया होगा। माना कि ये सदियों में होने वाली एक घटना थी। कहा गया कि 144 साल बाद ऐसा घटित हुआ। इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर लोग एकत्रित हुए, आकर के पावन डुबकी लगाई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहीं पर रह गया और वो ये था कि ये आबादी आते से जाते समय तक यात्रा में एक बहुत जरूरी चीज महसूस की और वो ये कि कहीं तो स्टे करना होगा। स्टे से मतलब ठहराव से नहीं, विश्राम से किया जा रहा है। आप इतनी बड़ी आबादी को अगर मूव होता देखते हैं तो इनकी व्यवस्था सरकारी आधार पर वहां पर बहुत सारे टेंट हाउसेज में की गई होंगी। बहुत से लोग जिन्हें टेंट्स नहीं मिले या उनको अपने अनुरूप नहीं लगे, उन्होंने कहीं ना कहीं रुकने का कोई व्यवस्था किया होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस पूरे महा आयोजन में तमाम प्रकार से लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो नाव वाले थे, चाहे वो कार वाले थे, चाहे वो सुरक्षा वाले थे, तमाम प्रकार के आयोजन जहां हो रहे थे, वहीं एक बड़ा सेक्टर यहां निकल कर आया जो कि बहुत अच्छे से इस समय का मल्टीपल्स में लाभ कमा गया और वो सेक्टर था हॉस्पिटैलिटी। कुंभ मेले के अंदर जितनी बड़ी संख्या में लोग आए, सीएम साहब ने कहा 62 करोड़ के आसपास लोग आ गए, मानकर चलिए कि 65 करोड़ लोग भी आए हों। ऐसे में इनके रुकने के लिए जो जगह थी, वो ना केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास की जगहों पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बनकर आई। प्रयागराज तो लोग आए थे, लेकिन जो इतना दूर से आ रहा है, कोई दक्षिण भारत से आ रहा है, कोई पश्चिम से, कोई पूरब से, उत्तर से, इतने बड़े रास्ते को जब कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसने पूरी धार्मिक यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं स्टे किया होगा। और देश में स्पिरिचुअल टूरिज्म अब प्रयागराज के आसपास के स्थानों पर भी शिफ्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रयागराज की ही तरह अयोध्या और वाराणसी में भी जबरदस्त टूरिस्ट पहुंचे। जो मार्ग में थे उन टूरिस्ट्स ने मार्ग में रुक करके विश्राम किया। ऐसे में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अपने आप में जबरदस्त बूम देखा। बूम इस तरह का कि प्राइजेस में होटल्स की कीमतों में कई गुना इजाफा देखा गया। ये उस दौर की होटल्स की प्राइजेस हैं। 30 से 40% एक औसत था जो होटल की रेट्स में इजाफा देखने को मिला। कुंभ के दौरान ही लगभग 18% लोगों ने यह कहा कि रुकना 300% तक ज्यादा महंगा हो गया है। चलो, ये तो था एक तात्कालिक कारण जहां आपने हॉस्पिटैलिटी को महत्व के रूप में देखा। थोड़ा पीछे चलते हैं, याद करिए, जब कोरोना से पहले लोग घरों में थे या फिर कहीं घूमने जाते थे, कोरोना के अंदर उन्हें क्वारंटाइन करके या लॉकडाउन में अंदर छोड़ दिया। अचानक मार्केट, कहा गया कि जिस तरह से भारतीय बाजार कोरोना से पहले चल रहा था, उसने अपना जो लॉस कोरोना के दौरान उठाया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने, वो ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है। रिकवर ही नहीं, अब जो होटल्स की ऑक्यूपेंसी चल रही है वो 90 से 95% के आसपास औसतन प्राइम लोकेशंस पर जिनकी भी जो ऑक्यूपेंसी है वो चल रही है। मतलब क्या है? कोरोना के बाद लोगों ने घूमने के महत्व को समझा है। इसी वजह से आज हमारा जो टाइटल बना वो ये कि जब हॉस्पिटैलिटी अपने आप में इतना तेजी से बूम होता हुआ आया, माना कि ये 144 साल में घटी घटना होगी, लेकिन कोरोना के बाद से आप किसी भी वीकेंड पर किसी भी बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जगह नहीं पाएंगे। अच्छी जगह नहीं पाएंगे, पाएंगे तो हाई राइट्स में पाएंगे। मतलब ऐसी रेट्स होंगी जो आप मानते होंगे कि ये वर्थ पेइंग तो नहीं है इस समय के हिसाब से। अगर कोई 5 स्टार होटल ढूंढ रहे हैं तो नॉर्मल डेज में 15 से 20 हजार रुपए में मिल रही है, वो 35 से 40 हजार रुपए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के अंदर होटल सेक्टर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्कोप देख रहा है ग्रोथ का। और जब ग्रोथ का स्कोप होता है तो आप और हम एक निवेशक के रूप में साइड में बैठकर यही विचार रहे होते हैं कि क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भविष्य के अंदर स्कोप है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करके क्या पैसा बनाया जा सकता है। इसी वजह से हम आज के इस सेशन को लेकर आए हैं और वो ये कि स्पिरिचुअल टूरिज्म तो अपनी जगह है, लेकिन क्या हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अपने लिए एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में भारत के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ लोग जबरदस्त तरीके से घूमने की जो प्लानिंग कर रहे हैं
कोरोना के बाद जो परिवर्तन आया है, आप भी इस बात को एग्री कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोरोना के बाद और कोरोना से पहले इस 2 समय को अगर ऑब्जर्व किया जाए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत में लोगों ने घूमना कुछ ज़्यादा शुरू कर दिया है, आफ्टर कोरोना? और उसके बाद में चलो ये प्रयागराज में जो आयोजन हुआ, ये बड़ा आयोजन था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग टूरिज्म के नाम पर लंबी-लंबी ट्रैवल्स कर रहे हैं, घूमने पर पैसा खर्च कर रहे हैं। और चूंकि बातें जब बाजार की हैं, तो हमारा ध्यान इस बात पर है कि भाई अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इस क्षेत्र में कूद पड़ा है, तो बढ़िया होटल्स आने वाले समय में बन रही होंगी हर स्तर पर। जैसे आज अगर हम ये बोलें तो बड़ी-बड़ी होटल्स जहां एक और प्रीमियम चीजें उपलब्ध कराने में लगी होंगी, वहीं पर कुछ छोटी होटल्स 3 स्टार 2 स्टार जो होटल्स हैं वो अपने स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगी होंगी। और जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो अपने स्तर पर हॉस्पिटैलिटी को लेकर काम कर रही होंगी। तो आज के सेशन में चर्चा इसी बात की, जैसे ताज, ओबेरॉय, आईटीसी, लेमन ट्री या ओयो जैसी जो होटल्स हैं, ये ऐसे समय पर क्या काम कर रही हैं और इनमें अपॉर्चुनिटी अपन लोगों के लिए कैसी है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिखाता हूं हॉस्पिटैलिटी का। तो देखिए, कहा जाता है कि जो इंडिया का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये इवॉल्व टाइम के साथ हुआ है। मतलब आप इसको ऐसे समझकर चलें कि शुरुआत में जब 1990 से पहले का दौर था, जिस समय भारत के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने जगह नहीं ली थी, तो भारत की अधिकांश चीजें भारत सरकार के कंट्रोल में हुआ करती थी। बढ़िया होटल्स के नाम पर ताज और ओबेरॉय जैसे ग्रुप थे जिनका एक अधिकार था। उसके बाद के जो होटल्स थे, उनमें कोई डोमिनेटिंग प्लेयर अगर था, तो वो धर्मशाला टाइप की चीजें थी, लॉजेस थे जहां पर जाकर लोग रुकते थे। लेकिन उसमें सुविधाओं के नाम पर कुछ बड़ी चीजें नहीं पाते थे, और थे तो सरकार के अपने गेस्ट हाउसेस थे, सरकार द्वारा कंट्रोल्ड चीजें थी। समय के अंदर परिवर्तन आया। पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि 1990 के बाद से देश के अंदर बहुत सारी विदेशी ब्रांड्स आने लगे। जहां भारतीय ब्रांड ताज, ओबेरॉय और आईटीसी थे, उसी समय पर मैरियट, हयात और हिल्टन जैसे विदेशी ब्रांड्स ने भारत में एंट्री की। जब इनकी एंट्री हुई, तो हमारे इंडियन ब्रांड्स ने भी तरीके से अपने आप को ग्रोथ दी। और ऐसे में मीटिंग्स और इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन के लिए होटल्स का उपयोग होने लगा। आज भी अगर आप जाकर देखें, तो होटल्स के साथ ऑलरेडी कॉर्पोरेट डील्स चल रही हैं बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों की, कि भाई हम अपने इतने जो एम्प्लॉइज आएंगे, इनको आपके यहाँ रुकवाएंगे, हमें कुछ अच्छी डील दे दीजिए। बड़ी होटल्स के अंदर बड़ी मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि होटल्स का वर्तमान टाइम पर जो उपयोग हो रहा है, वो जो औद्योगिकीकरण शुरू या कहिए तो एलपीजी के रिफॉर्म्स के बाद जो काम हुए, उसमें होटल्स एक बहुत बड़ी जरूरत बनकर निकले हैं और इन्होंने बड़ी ग्रोथ भी देखी है। इसी के साथ साथ हमारे देश में एक और रिक्वायरमेंट आई कि ये जितनी भी होटल्स हम नाम ले रहे हैं, मैरियट, हयात, हिल्टन, ये जितनी भी हैं, ये एक अपर एंड होटल्स हैं, यानी कि इनकी कीमतें सामान्य आदमी के लिए रोजाना के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं है, या फिर हर सामान्य भारतीय इनको उपयोग में नहीं ले पाता। इसी बीच में भारत के अंदर एक कल्चर और आया, और वो कल्चर था ओयो के टाइम का। ओयो, एयरबीएनबी, जो कि लोगों को घरों के अंदर या फिर कहिए कि कुछ ऐसी बजट होटल्स में लोगों को निवास करने का स्थान दे रहे थे। और ये समय भी भारत ने, मतलब ये अपने आप में एक एरा काउंट किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियो के लिए काउंट किया जाता है ना, प्री जियो, पोस्ट जियो। पोस्ट जियो के बाद में इंटरनेट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरनेट के दाम में कटौती आई, लोग बढ़िया अच्छे से इंटरनेट का यूज करने लगे। ओयो ने लोगों के घूमने को फैसिलिटेट किया। ऐसे ही एक विदेशी ब्रांड एयरबीएनबी साथ साथ आया। इन्होंने लोगों को ₹1000 के अंदर, उससे भी कम कीमत पर भी रूम्स उपलब्ध करवाए। इससे लोगों का घूमना और आसान हुआ, लोग बाहर निकलने लगे। इवन दो लोग कोरोना काल के अंदर होटल्स का उपयोग नहीं कर पाए, उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा डिप भी देखा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, उसे मल्टी बिलियन डॉलर का नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे होटल्स ने ग्रो करना फिर से शुरू किया। आज अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ना, वो 2028 तक $59 बिलियन का पहुंच जाएगा, ऐसा आईबीएफ का मानना है। ट्रैवल मार्केट जो है, वो $125 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंदर, जो कि 75 बिलियन था 2020 के अंदर। ऐसे ही जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आ रहे हैं, उनकी संख्या 2028 में 30.5 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जिससे कि भारत सरकार फॉरेन करेंसी अपने यहां पर ले पाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे वीजा रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सारे देशों को वीजा के साथ वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दी है।
2024 के अंदर भारत ने 2,449 करोड़ रुपए टूरिज्म के लिए, जो कि पिछली बार से लगभग 45% ज्यादा है, वो हमने बजट में अलोकेट होते देखे हैं। इसका मतलब टूरिज्म के हिसाब से सरकार तैयार है, देश के अंदर कंपनियां तैयार हैं, हम लोग प्रोजेक्शंस में ग्रोथ देख रहे हैं। ऐसे में लिस्टेड कंपनियों में, चाहे वो IHCL, ताज, विवांता या जिंजर का जो इंडियन होटल्स का ग्रुप है, चाहे EIH, ओबेरॉय, ट्राइडेंट का है, ITC होटल्स का है, लेमन ट्री होटल्स का है या ओयो रूम्स का है, ये वर्तमान में मार्केट के बड़े प्लेयर्स बनकर खड़े हैं और ये स्टॉक मार्केट के अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विशेष रूप से ग्रो कर रहे हैं। आप ओयो को ही देख लीजिए, अभी इसका प्रॉपर तरीके से मार्केट में लिस्टिंग हुई नहीं है, मतलब आईपीओ भी नहीं आया है, और आईपीओ से पहले ही अनलिस्टेड तरीके से ही मार्केट में इसकी जो रीच चल रही है, उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ओयो ने 2024 के अंदर रिसेंटली G6 हॉस्पिटैलिटी यानी मोटेल 6 एंड स्टूडियो 6 जो ब्रांड है, उसे $525 मिलियन के अंदर अमेरिका में परचेज किया है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर ये अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आईपीओ अभी भी अफवाह है, कंपनी की ओर से कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन किसी भी समय कंपनी आईपीओ ला सकती है। जब ये लिस्टेड फॉर्म में पहुंचेगी तो लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्ट हो गया। हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन भी किया था, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, इसमें बताया था कैसे इन्होंने लौट करके बैंक्रप्सी के मुंह तक पहुंच करके वापस लौटी थी ओयो और इसने प्रॉफिट बनाया था। इस पर हमने एक सेशन किया था। ओयो का 77% राजस्व भारत के बाहर से आता है, इसलिए भारत ओयो के लिए केवल एक छोटा व्यवसाय है। वास्तव में ओयो 35 से अधिक देशों में काम करता है और उनका अधिकतम राजस्व लगभग 20% देश से आता है। अभी रिसेंटली क्या है कि ये 5,000 के आसपास ऐसी बजट फ्रेंडली होटल्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अगले 3 साल में ओयो के द्वारा लॉन्च होंगी। हाइब्रिड मॉडल पर काम करने जा रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रिमोटली काम कर रहे होते हैं, एक जगह काम कर रहे हैं फिर दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ताकि वो आसानी से दूसरी जगह जाकर रह पाएं, अपने काम को कर पाएं। इवन रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं कि वहां जाके टेंपल अथॉरिटीज से बात करके ओयो का एक्सपेंशन करना। इसका मतलब ये है कि भारत में आने वाले लेवल पे, आने वाले समय में, चाहे ब्रांड्स ऐसे हों जो प्रीमियम प्रॉपर्टी दे रहे हों या अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज दे रहे हों, सभी लोग अपने स्तर पर स्केल करने का और इस समय पर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं। एक्सपेंशन इस समय पर हो रहा है हेरिटेज रिच एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, प्रीमियम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ताज, ओबेरॉय, आईटीसी जैसे जो वो हैं, ये पैलेस होटल और प्रीमियम रिसोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन बिलेनियर्स भी अपने लेवल पर बुटीक होटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ताज का अम्मा स्टैंड ट्रेल्स और ओबेरॉय का हेरिटेज रिसोर्ट जो है, वो इस समय बढ़िया ग्रोथ देख रहा है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो आने वाले समय में होटल्स की बात करिए चाहे रियल एस्टेट की बात करिए, वो इस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि ऐसे में हम इन्वेस्टमेंट कहां से करें? तरीका है आप लोगों के पास। आप जाकर के अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जाइए, जो ब्रांड्स के शेयर आपको पसंद आते हैं उनको अच्छे से रिसर्च करिए, पता लगाइए कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, कितना इनका सीएजीआर जीआर रहा है, कितना ये रेवेन्यू देते रहे हैं, रिटर्न्स क्या रहे हैं, और पिछला जब से ये कंपनी बनी है तब से लेकर इनके किस तरह से रिटर्न्स निकल कर आए हैं। ऐसे में ही जो अभी आईपीओ आने की बात जिसकी चल रही है, दैट इज ओयो, उसका भी इस समय एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आया हुआ है, और वो आया हुआ है आईपीओ से जस्ट पहले अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज करने का, जिसे आप इनक्रेड मनी से परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आप बकायदा इनके अनलिस्टेड शेयर पर जाएं, इनक्रेड मनी का जिसका लिंक मैंने कमेंट में लगाया हुआ है, आप यहां पर जाएंगे तो इनका ओरेवल स्टे लिमिटेड के नाम से ओयो रूम्स का शेयर है। 56 रुपए के अंदर इनका अनलिस्टेड शेयर आईपीओ से पहले ही मिल रहा है, और इस अनलिस्टेड शेयर को आप परचेज कर सकते हैं। लॉट में लगभग 1,000 के आसपास का इन्होंने एक लॉट बनाया है, जिसमें आप मिनिमम इसको परचेज कर सकते हैं। बड़ा सवाल है, आईपीओ की जगह अनलिस्टेड शेयर क्यों परचेज करें? आईपीओ आएगा तभी ले लेंगे। आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर में जो बड़ा अंतर है वो ये है कि अनलिस्टेड शेयर मिलकर ही रहते हैं, आईपीओ में आपको लक चांस होता है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लक बाई चांस है कि आपने, इतनों ने अप्लाई किया, ज्यादा लोग अप्लाई कर गए, तो हो सकता है आपको शेयर ना अलॉट हो, तो फिर तो सभी लोग अनलिस्टेड शेयर ले लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अनलिस्टेड शेयर के अंदर दिक्कत यह है कि कंपनी अपनी तरफ से कुछ ये पाबंदियां लगाती है कि आप इतने समय तक इसे बेचेंगे नहीं। आईपीओ आने के तुरंत बाद, भाई जब आप पहले से ही इसे ले रहे हैं
तो आप आते ही आईपीओ, ये नहीं कि मार्केट में आईपीओ आया, इधर से आप सेलर बन के बैठ गए कि लो साहब मेरा ले लो, आपको आईपीओ में नहीं मिला तो क्या है, मैं मेरा स्टॉक बेच देता हूं। तो इसमें एक तरह से, अगर आपको लगता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, आपकी थॉट है, तो आप अनलिस्टेड शेयर को भी अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में विचार कर सकते हैं। जैसे फिलहाल के रूप में ये 56 रुपए के आसपास दिख रहा है, मार्केट कैप 37,000 करोड़ का ओयो का दिख रहा है। आप इस कंपनी की पूरी रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन इसके अंदर शेयर होल्डर्स है, ओयो के अंदर किस किस तरह से कौन कौन कंपनी काम कर रही है, तमाम चीजें आप ऑब्जर्व करें। आपको समझ में आता है, आप इसकी प्रॉपर रिसर्च करें, कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कैसे है, और इसके अंदर जाकर के भी आप निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस में, जहां शेयर मार्केट डायरेक्ट मिला हुआ है बाजार के रूप में, आईपीओ आपके लिए एक ऑप्शन है और अनलिस्टेड शेयर भी एक ऑप्शन है। ऐसे में अनलिस्टेड शेयर के अंदर इनक्रेड मनी से आप जाकर के इनके स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन याद रखिए, केवल ये एक पहलू मैंने आपके सामने रखा है, आपको मार्केट रिसर्च अपने स्तर पर प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। आपने ये बात सुनी, इस बात को विस्तार से खुद से सर्च करिए, जानिए कि क्या वाकई में भारत के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूम कर रहा है? क्या वाकई में इस तरह से इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड वर्सेस आईपीओ वर्सेस इक्विटी, तीनों में बेस्ट कौन-सा होता है? अपना फैसला खुद करें। हमारी तरफ से आपके लिए यह एक एडवाइस है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।